कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे दिल में इतने ख्याल क्यों आते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है, इंसान हूं, सोच है, कभी अच्छी सोच तो कभी बुरी सोच। और हर इंसान की तरह कभी कभी लगता है कि जिंदगी से थोड़ी शिकायत कर लूं। इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? जहां पर समस्या है वहां पर बहाने हैं, और जहां पर समस्या का समाधान है वहां पर रास्ते हैं। मैं हमेशा रेडियो पर एक ही बात कहता हूं कि मैं आरजे नहीं, आपका दोस्त अरविंद हूं आपके साथ। गाना वही गाना है जो जिंदगी के काम आए। लेकिन इस वक्त मैं अपने रेडियो स्टूडियो में नहीं हूं। मेरे साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन के लिए आज हमें ज्वाइन करने वाली है इंडिया की फाइनेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच एंड ऑल्सो कलर थेरेपिस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो, अनमोल बातें डॉक्टर सोहिनी शास्त्री के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जब से मैं आपसे मिला हूं, एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा हूं, इतना अपनापन, एक वार्मथ। तो क्या मैं आपको दीदी कह के बुला सकता हूं? बहुत मैं खुश होंगी, आप मुझे दीदी बोलेंगे तो अगर आपने मुझे अपना छोटा भाई बना ही लिया है। ऑलरेडी तो बना चुकी हूँ मैं, लेकिन आप दीदी बोलेंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो दीदी, सबसे पहली गुजारिश तो मैं आपसे करना चाहूंगा। बोलो। अमिताभ बच्चन से शुरू करके बॉलीवुड के ए लिस्टर सेलिब्रिटीज आपसे मिलते हैं, आपसे सलाह लेते हैं। तो बच्चन सर का नंबर मुझे पास कर दीजिए। वो तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं तो नहीं दे सकती हूँ। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मैं तो जानती हूँ। और अक्सर क्या होता है, हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो हम दूसरों के सामने रख नहीं पाते। आई एम श्योर आप और हम रिलेट कर सकते हैं इस बात से। हम सब की जिंदगी में एक मोड़ जरूर आया है जब हमने अपने आप से ये सवाल किया है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और फिर दीदी, कई ऐसी बातें आती है, किताबों में लिखा जाता है कि ये तुम्हारे कर्म हैं। फिर कोई कहता है कि यही नसीब है, बस इसको एक्सेप्ट कर लो, चेंज और बदलाव कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चेंज और बदलाव होने वाला है। एब्सोल्युटली। तो मैं होने वाला है, क्योंकि इसका पीछे जो रीजन होता है वो पिछले जन्म का कर्मफल तो होता ही है, जिसका कारण से इसी जन्म में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका पीछे बदलाव भी है, इसका पीछे परिवर्तन हो सकता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम लेके जब मेरे पास कोई इंसान आते हैं, कोई भी इंसान, वो महिला हो और पुरुष हो, तब मैं उसका जन्म पत्री का विचार करके उसका पीछे क्या मेन रीज़न है वो निकाल के, उसका बाद जब मैं सल्यूशन करती हूँ, जब उपाय बताती हूँ, उपाय करती हूँ, उसका बाद उनका ज़िंदगी का पहले जब मेरे पास नहीं आए थे, उसका पहले उनका जो लाइफ में प्रॉब्लम था और मेरे पास आने का बाद बहुत ही डिफरेंस। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगी अरविंद, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसे बात कभी नहीं होता है। परिवर्तन होना पॉसिबल है, लेकिन सही विचार होना जरूरत है। सही विचार होगा, सही सलूशन होगा, तब आपका जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। अच्छा दीदी को एक कॉम्प्लीमेंट मुझे देना होगा, इनकी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। और थैंक यू। सच बताऊं तो आपकी मुस्कुराहट के साथ आप जिस तरह की बातें कर रही है, हम इंटरनेट पे ना कई चीज़ें देखते हैं। हम इंटरनेट पे रील्स देखते हैं, हम इंटरनेट पे कई लोगों की वीडियोस देखते हैं। बस यूँ समझ लीजिए हम अपना वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। ऐसे कन्वर्सेशंस बहुत रेयर होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आपकी तकदीर बदल सकती है। और हमारी उम्मीद आज यही है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। अनमोल बातें डॉक्टर सोहिनी शास्त्री के साथ। अक्सर एस्ट्रोलॉजी अगर आप किसी लेमन से पूछें तो उसके जहन में वो अंडरस्टैंडिंग है कि कोई हमारा हाथ देखेगा, कोई हमारी हाथों की लकीर पड़ेगा, हमें ये बताएगा कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करती है। तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं
तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जो होती है इट ओनली टेल्स यू अबाउट योर फ्यूचर, आपके भविष्य के बारे में, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है। Am I right? हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है अरविंद, मैं कहना चाहूंगी वैदिक एंड केपी दो एस्ट्रोलॉजी होती है। केपी में क्या होता है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति होता है उसमें एक्यूरेट होता है बहुत, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकली जजमेंट होती है। तो उसमें आपका पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होगा। तो मैं एक्चुअली मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो केपी में था। तो केपी एस्ट्रोलॉजी बेटर देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट हाँ एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही सब्जेक्ट है जो तुम्हारा पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बारे में बता सकते हैं। दीदी ये बात आज मैं सबके सामने कहना चाहूंगा। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूं आपके साथ। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये 5000 साल का पुराना सब्जेक्ट है और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कोई आके बोलता है, मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन वो लोगों को ना एस्ट्रोलॉजी का अंदर में घुसना पड़ेगा, वो लोगों को जानना पड़ेगा, दिल से उसको पहचानना पड़ेगा ये क्या सब्जेक्ट है, ये आपके लिए क्या दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिंदगी में क्या एडवाइस दे सकता है, क्या रास्ता सही मार्ग दिखा सकता है। जब उसको मालूम पड़ेगा ना तब वो विश्वास करेगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी का ऊपर विश्वास नहीं है और मुझे वही खराब लगता है। तो मेरा काम होता है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी के कारण से बहुत जगह मुझे घूमना पड़ता है, तो जहाँ पे मैं जाती हूँ एस्ट्रोलॉजी का बारे में ही मैं सिर्फ बात करती हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता है एस्ट्रोलॉजी को सबका सामने लाना सही तरीका से। ये क्या सब्जेक्ट है, ये आप लोगों के लिए क्या दिशा दिखा सकते हैं। ओनली वन सब्जेक्ट जो लाइफ का सब कुछ बता सकते हैं। 100 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर था जिसने बोल के गया था 2020 में पैंडेमिक आने वाला है, कोरोना होने वाला है। ओनली एस्ट्रोलॉजी कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग, जो और कोई सब्जेक्ट नहीं बोल सकता है। और उसका क्या सलूशन है, उसका क्या उपाय है, वो भी एस्ट्रोलॉजी में रहता है। तो वही होता है आज का हम लोगों का जो जमाना है, आजकल के जो जमाना है उसमें अभी तो यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, बहुत रोज काफ़ी मेल आता है जो यंग पर्सन। बट हाँ, पुराने दिन का जो है वो पुराने दिन के ज़माना में जो लोग था, तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी का ऊपर थोड़ा कम विश्वास करता था, लेकिन अभी का जो जनरेशन है काफ़ी विश्वास करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अभी काफ़ी एडवांस्ड भी हुआ है। May I completely add that दीदी is also the true ambassador हमारी कल्चर और हमारी सभ्यता के लिए। आज ज़माना ऐसा है वेयर हमें लगता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, पर हमारी सभ्यता ने कितना इस दुनिया को दिया है। All the civilizations across the world have learned something from us. And जैसे दीदी ने कहा, आज से कई सालों पहले मैं और भी पीछे जाऊंगा दीदी, हाँ। जब हमारे ancient saints could actually predict the distance between the sun and moon, the earth. Sun and moon, कितना साइंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये काफी कम लोग जानते हैं। नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, एवरीथिंग, ग्रहों, नक्षत्र जो हम लोगों का जिंदगी में कुछ तो है जो हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, और जो चीज़ कंट्रोल करते हैं उसका ही नाम होता है प्लैनेट एंड स्टार। जो एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हम लोग चलते हैं, उसका पीछे एक कोई ना कोई पावर होता है, जो सुप्रीम पावर बोलो, कोई नेचुरल पावर बोलो, वो वही होता है जो प्लैनेट एंड स्टार जो हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। हम लोग काम करते हैं, भगवान हम लोगों को भेजा है काम करने के लिए, लेकिन अंत में जाके कुछ ना कुछ होता है जो हम लोग बहुत कोशिश करने का बावजूद भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तब सोचना पड़ता है क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, इतना मेहनत वाला हूँ, इतना सारी काम कर रही हूँ, लेकिन क्यों बार बार रुकावट आ रही है, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। वही चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, जो आपका लाइफ में क्या है, किस कारण से आप इतना इंटेलिजेंट है, आप
इतना नॉलेजेबल है, लेकिन आपका क्यों ये चीज़ नहीं हो रहा है, बार बार क्यों रुकावट आ रहा है, वही एस्ट्रोलॉजी आपको बता देगा और उसका सलूशन भी बता देता है। जैसे दीदी ने कहा, हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस कन्वर्सेशन को सुनकर हमारी तो सिर्फ यही इच्छा है कि आप नीचे लिंक में जिस फोन नंबर को देखें, आप दीदी से संपर्क करें, ताकि डिटेल में आप अपने सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर कर सकें। दीदी, मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी कह सकता हूँ, मैं आपको लाइफ कोच भी कह सकता हूँ, आपको कलर थेरेपिस्ट भी कह सकता हूँ। तो यू आर अ मल्टीटास्कर। इतने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह आप मैनेज करती हैं? वो तो हो जाता है, क्योंकि ये ना बहुत दिन का प्रैक्टिस है और ये मेरा प्रोफेशन है, तो इसीलिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अरविंद, तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरा काम चलता है रात 11:30-12 बजे तक। उसका बाद में मैं घर में आती हूँ, उसका बाद भी मैं रिसर्च करती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ। बहुत सारी चीज़ मेरे को अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे पैंडेमिक, ये नया है, सब लोगों का सामने एक नया चीज़ था। सडन डिजीज़ आया, पैंडेमिक हो गया था, बहुत लोगों का मौत भी हो चुका है। क्यों हो रहा है? इसका पीछे भी एस्ट्रोलॉजी का रीज़न था। सब कुछ का पीछे एस्ट्रोलॉजी रीज़न होता है। तो मैं पूरा दिन में, तुम मेरे को पूछोगे ना जी दीदी तुम कब रेस्ट लेते हो, तो हाँ, रेस्ट तो मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन 4 घंटा 5 घंटा मैं जस्ट सोने के लिए जाती हूँ। उसका बाद सुबह से लेके मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना मांगती हूँ, सबके लिए प्रार्थना मांगती हूँ। उसका बाद मैं काम स्टार्ट हो जाता है। रात 2:30-3 बजे तक मेरा काम चलता है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अरविंद, काम करते करते लोगों के लिए काम करना, नया कुछ सीखना, नया कुछ बताना, और बहुत हर जगह में जाना, स्पीच देना, ये एक मेरा आदत बन गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। दीदी, आपने कहा कि आपको काफ़ी लोग मैसेज करते हैं और आपसे कई तरह के सवाल करते हैं। हाँ, तो मैं भी थोड़ा छटपट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में कई सवाल हैं। हाँ, बोलो। 20 साल रेडियो पर काम करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि लोगों के दिल ज़्यादा टूटते हैं और जुड़ते कम हैं। क्योंकि आधा टाइम मुझे कोई ना कोई फ़ोन करके कहता है कि अरविंद, ये गाना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को डेडिकेट कर दीजिए, मेरी एक्स पत्नी को डेडिकेट कर दीजिए। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, इज इट ट्रू दैट रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस? राइट। देखो अरविंद, इसका पीछे भी बहुत रीज़न होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप टूटते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जिसका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तो इसका पीछे भी ग्रह नक्षत्र का रीज़न बनता है, क्योंकि जब किसी का जन्म पत्रिका में, क्योंकि हम लोग जन्म पत्रिका से लगन 5वां घर और 9वां घर से विचार करते हैं। जब किसी का जन्म पत्रिका में 5वां घर 9वां घर डिस्टर्ब होती है, तो उसको रिलेशनशिप टूट जाता है। इंटरेस्टिंग। और किसी का मांगलिक दोष रहता है, तब भी रिलेशनशिप टूट जाता है। किसी का काल सर्प दोष रहता है, तब भी रिलेशनशिप टूट जाता है। कभी कभी होता है जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसका साझेदार के साथ, 5 साल 6 साल बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहने का बावजूद भी सडन अचानक एक इवेंट हुआ है, सडन दोनों का बीच में बहुत झगड़ा बहस हुआ है। तो झगड़ा होने का बाद दोनों का बीच में धीरे धीरे से बात बंद हो गया है, फिर से कोई नया संपर्क, नया रिलेशनशिप भी जुड़ गया है। लेकिन इसका जो पीछे है, जो बार बार रिलेशनशिप काटता है, बार बार रिलेशनशिप होता है, इसका पीछे रीज़न मांगलिक दोष होता है। दूसरा, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, जो लगन 5वां और 9वां घर से विचार होता है। तो जन्म पत्रिका में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए जिस प्लैनेट को अच्छा होना चाहिए वो है वेनस, शुक्र। किसी का जन्म पत्रिका में शुक्र का पोजीशन अच्छा रहता है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, और एक ही व्यक्ति का साथ रिलेशनशिप रहेगा, उसका साथ ही शादी होगा। लेकिन जब बार बार रिलेशनशिप टूटता है, बार बार रिलेशनशिप होता है, तब इसका पीछे रीज़न बनता है किसी का मांगलिक दोष, किसी का जन्म पत्रिका में शुक्र ठीक नहीं है। क्योंकि शुक्र जो होता है वो बहुत लविंग ग्रह होता है, एक इंसान के अंदर में बहुत लविंग देता है,
दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप देता है। इसके पीछे शुक्र का हाथ होता है, गुरु की भी हाथ होता है। जिसका जन्म पत्रिका में गुरु अच्छा पोजीशन में रहता है तो उसका ना मैरिज लाइफ बहुत हेल्दी होता है, उसका मैरिज भी सही टाइम पर हो जाता है, मैरिज लाइफ हेल्दी रहता है, फैमिली हेल्दी रहता है। लेकिन जिसका जन्म पत्रिका में गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है, शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं है, उसका मंगला दोष है, नहीं तो मांगलिक दोष है, तब समस्या बार बार आती है। जो तुमने अभी जो पूछा, जो तुम रेडियो में काम करते हो, तुम अरविंद हो, तो तुमको सारे मतलब बहुत फ़ोन आते हैं और सब पूछता है जो अरविंदा ये मेरा एक्स वाइफ के लिए है, ये गाना मैं डेडिकेशन कर रही हूँ, ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड के लिए है। तो वो लोग क्या सोचता है, रिलेशनशिप था, कोई कारण से रिलेशनशिप कट गया, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर बोलती हूँ नहीं, इसका पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिस कारण से बार बार टूट जा रहा है। आज हम विवाह का बारे में बात कर रहे हैं। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दीदी, क्योंकि जमाना अब ऐसा है, हाँ। काफी लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। हाँ, राइट। अब किसी भी फैमिली में सबसे फेवरेट लाइन है, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता, वो तो शादी करना ही नहीं चाहती। कोई करियर पर फोकस्ड है तो कोई अपने सपनों पर, कोई कहता है मैं सारी उम्र सिंगल रह जाऊंगा। तो आपने जैसे कहा, हमारे नक्षत्रों में, हमारे बर्थ चार्ट में क्या हमारे विवाह के बारे में इट्स अ प्री डिसाइडेड डेस्टिनी कि विवाह होगा या नहीं होगा? हाँ, ये तुमने सच क्वेश्चंस किया, क्योंकि दो होता है। एक, विवाह में इच्छा नहीं होता है क्योंकि अपना करियर में बिजी है, बहुत अच्छा करियर है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, एक कंफर्ट जोन तैयार हो गया है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स सोच रहा है जो वो कंफर्ट जोन में है, मेरा बेटी और बेटा अच्छा काम कर रहा है, जिस कारण से शादी में ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार बोलने जा रहे हैं पेरेंट्स शादी क्या करो, शादी क्या करो, लेकिन शादी में हाँ नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि शादी में हाँ क्यों नहीं कर रहा है, शादी में इतना मतलब ऐतराज क्यों है, इसका पीछे जो रीज़न है वो है शनि। क्योंकि जन्म पत्रिका में शनि डिले मैरिज देता है। कभी किसी का जन्म पत्रिका में लगन से 7वां घर से इंडिकेटिंग होता है विवाह का बारे में। जब लगन से 7वां घर में शनि बैठता है, नहीं तो किसी का 7वां स्वामी शनि होता है, होके वो 6वां घर में, नहीं तो 8वां घर में, नहीं तो 12वां घर में अवस्थान करता है, तब शादी में इच्छा नहीं होता है। और जब शादी में इच्छा होता है वो 36 उम्र की बात। ओके। 36 उम्र की कंप्लीट होने का बाद उसका शादी में इच्छा होता है। कभी कभी पेरेंट्स इतना बोल रहा है शादी नहीं करेंगे तो पेरेंट्स का दुख पहुंचेगा, तो ठीक है चलो शादी करो, लेकिन मन में इच्छा नहीं है। जो इच्छा जो नहीं होता है, इच्छा नहीं जगता है, उसका पीछे भी रीज़न है शनि। तो डिलेड मैरिज के पीछे एक रीज़न होता है शनि और एक रीज़न होता है मंगल। ये दोनों प्लैनेट का दोष रहेगा तब डिले मैरिज होता है, शादी नहीं होना चाहता है। कभी कभी देखा जाता है जो ज़्यादा उम्र में शादी होता है उसका बाद रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़ा बहस, मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, दोनों ही मैच्योर ब्रेन है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। उसका पीछे भी वही रीज़न है जो मैं कुछ देर पहले ही तुमको बोला। जो शादी का जो मेन कारक ग्रह है वो है शुक्र। दोनों का बीच में रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा जब शुक्र अच्छा रहेगा। किसी का जन्म पत्रिका में शुक्र बकरी होगा, शुक्र लगन से दूसरा नंबर घर में होगा, 6वां घर में होगा, 8वां घर में होगा, 12वां घर में होगा, तो रिलेशनशिप मेंटल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे इस शो के माध्यम से हम कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करना चाह रहे हैं। अब आप जो हमें देख रहे हैं, अपनी दीदी की बात सुनी, उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि कुछ चीजें इफ दे डोंट फॉल इनटू प्लेस आपके नक्षत्र में, आपके बर्थ चार्ट में, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके मैरिज में हो सकती है। तो सबसे अहम सवाल है कि क्या मैं ऐसा ही रहूंगा या रहूंगी, या इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सलूशन तो बहुत कुछ होता है, जैसे पूजा होता है, हवन होता है, ग्रह नक्षत्र का पूजा होता है, पूजा द्वारा जो ग्रह डिस्टर्ब है उसको ठीक किया जा सकते हैं।
कुछ स्टोन थेरापी होता है, रुद्राक्ष थेरापी होता है, कुछ मंत्रा चैंटिंग होता है, जिसका माध्यम में जो चीज़ ऑलरेडी खराब है उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए पहले जन्म पत्रिका अच्छा से विचार करना पड़ेगा, उसका बाद ही सलूशन दिया जा सकता है। लेकिन सलूशन लेने के लिए क्यों शादी नहीं हो रहा है, क्यों शादी का बाद प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए उनका इच्छा जागना चाहिए फर्स्ट, उनको फर्स्ट आना चाहिए, तभी मैं बता पाऊँगी, तभी हम लोग उसको गाइड कर पाऊँगी। लेकिन इच्छा जागता है बहुत कम लोगों की, जी क्यों शादी नहीं हो रहा है, शादी होने का बाद क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो हर इंसान को जानना चाहिए इसके पीछे राज क्या है, राज के कारण से आएगा तब मैं बता पाऊँगी, तब मैं उसको परफेक्ट एडवाइस दे सकूँगी। और ये कहना बिल्कुल अनिवार्य होगा आप सभी के लिए कि इट इज़ नॉट अ जनरल सॉल्यूशन जो हर एक की ज़िंदगी में आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो दीदी कहना चाह रही हैं कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हर एक के लिए इंडिविजुअली कस्टमाइज करने के लिए आपको दीदी से आकर मिलना होगा, उनको डिटेल में आपके नक्षत्र देखने होंगे, एंड देन यू विल हैव अ मच क्लियरर आइडिया, राइट? डेफिनेटली। दीदी हमारे एक मित्र हैं, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। तो 44 इयर्स के हैं, अच्छा। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो शादी करना चाह रहे हैं, अच्छा। फिनेंशियली सेटल्ड हैं, उनके फादर मदर चाह रहे थे कि शादी हो, लेकिन जब भी उनका विवाह संपन्न होने वाला था, सम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। राइट। उसके बाद उन्हें कहा गया कि उनके जातकम में दोष है, यानी उनके हॉरोस्कोप में ही एक दोष है, उनके किसी एंसेस्टर के कर्म के कारण उनकी शादी नहीं हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ कहें। देखो, इसका पीछे जो रीज़न है, कोई एंसेस्टर ने, उसका कोई फोर फादर ऐसे कुछ काम करके गया था जिसका कारण से उनका शादी नहीं हो रहा है, उसका असर उनका ऊपर पड़ा हुआ है। इसको बोला जाता है श्रापित योग। श्रापित योग। ओके। जब किसी का जन्म पत्रिका में श्रापित योगा रहता है तब शादी नहीं होता है। श्रापित योग क्या है मैं बताने वाली हूँ। श्रापित योग होता है जब शनि और केतु एक साथ अवस्थान करते हैं, नहीं तो शनि और राहु एक क्षण अवस्थान करता है। किसी का जन्म पत्रिका में लगन में, दूसरा नंबर घर में, 5वां घर में, 7वां घर में, नहीं तो 8वां घर में, 9वां घर में, नहीं तो 11वां और 12वां घर में शनि राहु, नहीं तो शनि केतु अवस्थान करता है, उसको श्रापित योग बोला जाता है। तो क्या करना होगा, उसका जो एंसेस्टर पहले अच्छा काम नहीं किया, बुरा कर्म करके गया, उसको पहले खंडन कराना पड़ेगा। जब वो खंडन हो जाएगा ना, उसका बाद उनका ऑटोमेटिकली शादी हो जाएगी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं पूजा करके या किसी मंदिर में जाके अपने इन दोषों को कैसे ठीक कर पाऊँ, पर दीदी ने बहुत खूबसूरती से पिछले कई मिनटों में एक वर्ड को बार बार रिपीट किया है, वो है इंटेंट। आपकी इच्छा क्या है? वो एक तरह की ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जब आप मंदिर में जाते हैं, प्रे करते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं अपने थॉट पैटर्न से। एंड ऑफ कोर्स दीदी के हेल्प से, जैसे उन्होंने कहा, यू नीड टू हैव प्रॉपर गाइडेंस। पर इस शो के माध्यम से दीदी, मैंने पहले ही कहा था, अनमोल बातें विद डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, और मैं चाहूंगा कि आप इसी माध्यम से कई पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचाएं जो शादी और विवाह के पहले गलत एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं और आंख बंद करके वही करते हैं जो उन्हें कहने के लिए किया जाता है, एंड देन दे ब्लेम द एस्ट्रोलॉजी फ्रेटर्निटी। प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए कि उस प्रोसेस को हम किस तरह स्ट्रीमलाइन कर सकें, स्पेशली जब मैं अपने संतान के विवाह के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ। देखो, इसको ना पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा कौन एस्ट्रोलॉजर अच्छा है और कौन एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तुम एक एस्ट्रोलॉजर का पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर का जो तरीका, बात करने का जो तरीका होता है, जो प्रेडिक्शन होता है, उससे ना पता चल जाता है। तुम जब कोई इंसान का पास जाओगे, उसका बात करने का तरीका, उसका जो नॉलेज, कितना नॉलेज है, वो जो बोल रहा है सही ना गलत है, जब प्रेडिक्शन करते हैं सही ना गलत है, वो तुमको ही समझना पड़ेगा। एक पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा। जो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, कोई लाइफ कोच के पास जाती हूँ, वो कैसे इंसान है, किस तरीक़ा से बात कर रहा है, उसका नॉलेज कैसा है, वो आपको ही समझना पड़ेगा। उसका बाद ही आपको ही चुनना पड़ेगा सही डॉक्टर। क्योंकि हम लोग जब कोई डॉक्टर का पास जाते हैं
तो उसका पहले हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, उसका पास बाद ही जाते हैं। तो आपको भी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं तो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं तो कोई लाइफ कोच का पास जब आप आएंगे तब आपको ही समझना पड़ेगा वो सही और या गलत। क्योंकि आजकल क्या होता है, 9 पास एस्ट्रोलॉजर हो जाता है, 10 पास करके एस्ट्रोलॉजर हो जाता है, 3 महीना का कोर्स हो रहा है, 6 महीना का कोर्स हो रहा है, 12 महीना का कोर्स हो रहा है, हो के वो बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया है, शास्त्री बन गया है। लेकिन हम लोग तो एस्ट्रोलॉजी 11 साल पढ़ाई किया है। मैं जब एमए किया है, एमए करते करते मेरा सब्जेक्ट था एस्ट्रोलॉजी। 11 साल पढ़ाई करने का बावजूद भी अभी भी मुझे लगता है कि नहीं और भी कुछ जानना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का ना बहुत शाखा प्रशाखा होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होता है, वो जानना पड़ता है। तो तुम जितना पढ़ाई करोगे उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, उतना तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। तो इसीलिए जो पेरेंट्स आना चाहते हैं, जो लड़की और लड़का जो भी आना चाहे, ऑल द टाइम पेरेंट्स आना चाहते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी सोच लो, तुम अभी तक शादी नहीं की, तुमको कभी लगेगा मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना सुंदर हूँ, जहाँ पे जाती हूँ, जितना शो में जाती हूँ, बहुत सारे लड़कियाँ आते हैं, खूबसूरती लड़कियाँ आते हैं, बोलता है अरविंद अरविंद, लेकिन शादी नहीं करते हो। क्यों शादी तुम नहीं कर रहे हो? इसका पीछे कुछ रीज़न है, मैं तुम्हारा जन्म पत्रिका बाद में देखेंगे। लेकिन हो सकता है कभी तुम्हारा लगेगा मैं अकेला जाऊँ कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई लाइफ कोच का पास और जाके जान लूँ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तुमको समझना पड़ेगा तुम जो इंसान के पास जा रहे हो वो कैसा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, उसका नॉलेज तुमको बता देगा वो असली है ना वो नकली है। वैसे मैं आपको ऐसे ही दीदी नहीं बोला था, क्योंकि आपने बिना कुछ पढ़े बिल्कुल सही कहा कि 35-36 के बाद जब मेरी शनि की जो अवस्था है, आप जब कह रहे थे मैं रिलेट कर पा रहा था इस बात से कि अब जाकर वो एहसास होता है कि विवाह कर लें, शादी कर लें, किसी के साथ सेटल तुम्हारा हो जाए। मन में अभी थोड़ा थोड़ा जग रहा है जहाँ भी सेटल होना चाहिए। मैं तो वो पकड़ लिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम मेरा भाई हो ना। लेकिन इसीलिए एक सवाल मैं कभी आपसे कभी करना दीदी चाहूंगा को दीदी। भी तो कुछ समझना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं आपसे हाँ, जरूर करना बोलो, चाहूंगा। जरूर। बहुत बार हमने देखा है हाँ। कि हम जब किसी स्पेशल समवन से मिलते हैं, जैसे हाँ। इंग्लिश में सोलमेट कहा जाता हाँ, है, सोलमेट। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है दीदी कि मिलने के बाद आप बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत हैप्पीनेस, बहुत तरक्की महसूस करते हो, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहले बहुत अच्छे थे और रिवर्स में फिर आपकी जिंदगी चलती जा रही है। हाँ। आपका पर्सनालिटी आप एक चेंज हो जा रहा है, आपके अंदर एक बदलाव सा हो रहा है। हाँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सलूशन है जो लोग, जिस व्यक्तियों का अंदर में वो बदलाव आ रहा है उसको खुद को चेंज करना पड़ेगा। उसका जो हैबिट्स है, उसका जो बात करने का तरीका है, वो हो सकता है बहुत एब्यूजिंग है, बहुत एग्रेसिव है, उसको ही चेंज करना होगा। वो खुद को नहीं चेंज कर पा रहा है तो इसका पीछे भी ग्रह नक्षत्र का हाथ होता है। क्योंकि जब कोई एग्रेसिव कैरेक्टर वाला व्यक्ति है उसका पीछे राहु की हाथ होता है। अच्छा। जिसका जन्म पत्रिका में लगन से 5वां घर में राहु और सूरज एक साथ रहता है उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण दोष। जिसका जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष रहता है उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। पहले बहुत अच्छा से बात करते थे, शादी हो चुका है, 2-3 साल हो गया है, उसका बाद उसका धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारी लेडी मेरे को कॉल करते हैं और बोलता है मैडम पहले मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, मेरे से बहुत अच्छा प्यार करता था, बहुत अच्छा से बात करता था, अभी क्या हो गया है, मेरे से ध्यान नहीं है, मेरे से अच्छा बात नहीं करता है, क्या रीज़न है? तो उनके लिए ना दोनों का ही जन्म पत्रिका देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहूँगी, जब शादी होगा उसका पहले जन्म कुंडली मिलान कराने का ज़रूरत होता है। क्योंकि जन्म पत्रिका जब मिलन होगा इसको जन्म कुंडली मिलन बोला जाता है। तब देखा जाता है जो होता है आजकल जो होता है एस्ट्रोलॉजर लोग आउट ऑफ 36 28-30 मार्क्स आ रहा है, बोल देता है शादी अच्छा होगा। शादी हो जाता है, 1 साल बाद गलत, 1 साल बाद झगड़ा, 1 साल बाद डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन नहीं, पूरा जन्म पत्रिका दोनों का विचार करना पड़ेगा, नवांश चक्र देखना पड़ेगा, सप्तमांश देखना पड़ेगा, उसका सप्तम घर देखना पड़ेगा, उसका पंचम घर देखना पड़ेगा, उसका बाद ही विचार होता है, उसका बाद ही डिसाइडेड होता है कि इस व्यक्तियों का साथ शादी होगा क्या नहीं। Okay. तो इसीलिए जब
चलो दोनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ भी करके दोनों का अंदर में मैनेज नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है, तब दोनों का ही जन्म पत्रिका देखना पड़ेगा। देख के इसका कुछ सलूशन होगा तो डेफिनेटली सलूशन दिया जा सकता है रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र खराब है उसके लिए कुछ इलाज होता है, एस्ट्रोलॉजिकल इलाज होता है, और वो प्रॉपरली इलाज होगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी हर व्यक्तियों को, घबराने का कोई बात नहीं है। आपका ज़िंदगी में हो सकता है जो आप विवाह लेके बहुत प्रॉब्लम में आप भुगत रहे हो सकता है शादी नहीं हो रहा है, हो सकता है शादी का बाद रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए घबराने का बात नहीं है। कोई सही एस्ट्रोलॉजर का पास जाओ, कोई सही लाइफ कोच का पास जाओ, पूरा जन्म पत्रिका लेके जाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही दिखा के कुछ ना कुछ सलूशन आपको मिलेगा, ये मैं एश्योर कर सकती हूँ। आपने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ समझाया है। जैसे आपने कहा, किसी इंसान के साथ जब आप बात करते हैं तब आपको पता चलता है कितनी ह्यूमिलिटी के साथ दे कम अप विद अ ब्यूटीफुल सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो आपको डर दिखाए उनसे जरा दूर रहें, जो आपको प्यार से किसी भी मुसीबत का, किसी भी बाधा का एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिखाएं, जैसे दीदी कह रही हैं, दैट इज ऑफन द वे टू गो फॉरवर्ड। दीदी, आपने डिवोर्स की बात की, डिलेड मैरिज के बारे में हमने बात की है। डिवोर्स भी क्या हमारे डेस्टिनी में होता है? ऐसा कई लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच राशि नहीं जमी इसलिए ये दोनों अलग हो गए। तो हाँ, राशि का भी एक मतलब हाथ होता है। इज देयर अ मिडिल वे? और कई लोगों के बीच में ऐसा भी होता है कि जब ऐसा कोई मुकाम उनके मैरिज में पहुंचता है तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, वी विल गिव इट अ सेकंड ट्राई, और अचानक से वो प्यार वापस उनके अंदर आ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हम एक ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहां पर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल टू ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स देन मेकिंग देम। राइट। देखो, एक होता है जब दोनों का बीच में प्रॉब्लम चलता है, उसका बात क्या होता है, घर में जब बात पहुंचता है तब पेरेंट्स लोग सोचता है जो और एक बार सोच के देखो, क्योंकि इतना सब कुछ करके शादी दिया है, सोसाइटी में कैसे मुख दिखाएगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, सोसाइटी इसका पीछे एक रीज़न बनता है जो रीयूनियन होने के लिए। लेकिन मैं कहूँगी उसका जन्म पत्रिका में पहले से वो जोग था, जो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसका बाद फिर से दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या है, जब किसी का जन्म पत्रिका में 7वां घर की स्वामी, जिसको सप्तम स्वामी कहला जाता है, वो 12th हाउस में है लेकिन 11th हाउस की नक्षत्र पर है, नहीं तो सप्तम घर में बृहस्पति का दृष्टि है, कोई शुभ ग्रहों का दृष्टि होता है, तब शादी टूटते टूटते भी बच जाते हैं। और जब कोई शुभ ग्रहों का दृष्टि सप्तम घर पर नहीं होता है तब शादी टूटी जाता है। लेकिन उसका हाथ से भी उसको रुक दिया जा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ इलाज है, लेकिन देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसे भी होता है जो 100% आपका जन्म पत्रिका में लिखा हुआ है कि कुछ भी करके इसका कुछ भी सलूशन नहीं मिलेगा। ये पूरा भगवान की हाथ में है, माता रानी की हाथ में है, काली माँ की हाथ में है। तब तो हम लोग वो भी बोल देते हैं कि देखो कुछ नहीं होने का है, इससे तुम हट जाओ, डिवोर्स दे दो, फिर से तुम्हारा सेकंड मैरिज है। क्योंकि जन्म पत्रिका में जब सप्तम घर में चंद्रमा रहता है, बुध रहता है, राहु रहता है, तब दूसरा मैरिज की इंडिकेशन देता है। तो फास्ट मैरिज अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग वो भी बता देते हैं, जो फास्ट मैरिज नहीं बन रही है तो उसको डिवोर्स दे दो, देखिए फिर से तुम नया घर बसाओ, फिर से तुम्हारा नया शादी करो, क्योंकि नेक्स्ट मैरिज तुम्हारा अच्छा होगा। अभी ये भी होता है, बहुत सारे मैसेज भी ये भी आता है, मैं दूसरा शादी करने जाने वाली हूँ तो मेरा दूसरा शादी क्या सक्सेस होगा, देखना पड़ेगा। दूसरा शादी में सक्सेस होगा तो हम लोग बता देते हैं, नहीं होगा तो उसका कुछ इलाज होता है, वो भी बता देते हैं, वो भी कर देते हैं। और दूसरा शादी में भी कुछ भी करने का बावजूद भी कुछ भी नहीं होगा, वो भी हम लोग बता देते हैं, ताकि शादी में ना जाए। कुछ लोग होता है जिसको अनुरा जोग बोला जाता है, जिसमें कभी शादी नहीं हो सकता है। बहुत को कम लोग होता है, 100 में 1 और 2 होता है जिसका शादी नहीं होता है। दीदी, मुझे लगता है मैं 100 में वो 1 हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। क्या तुम सन्यास लेने जा रहे हो क्या? इस सवाल का जवाब तो मैं कैमरा पर नहीं दे सकता, लेकिन बहुत दिलचस्प एक कन्वर्सेशन है। मैं थोड़ा बॉलीवुड का फैन हूँ,
and I'm going to bring in a little sense of humor into this conversation also. बॉलीवुड ने ना हमारे जो प्यार और मोहब्बत के आइडिया को बहुत बिगाड़ा है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, जिस किसी इंसान को वो हमारे आंखों के सामने आ जाए तो वो बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इतना कुछ आप बता रही है दीदी, जरा हमारी जनता को ये भी बताइए दैट परफेक्ट मोमेंट जो आप अपने सोलमेट से मिलते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, मैं सवाल को बहुत एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि दो और दोस्तों को मिलाते हैं, उन दो दोस्तों की भी दोस्ती नहीं रहती, पर इनकी दोस्ती कहीं और चल पड़ती है। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का मकसद था इनको मिलाना। तो इज देयर अ परफेक्ट मोमेंट फॉर सोलमेट्स टू मीट, जहां से उनकी प्यार की कहानी आगे जाती है? क्या ये भी सितारों में लिखा हुआ है? हाँ, वो भी ना तकदीर में लिखा होता है पहले से। इसी दिन इसी टाइम तुम तुम्हारा सोलमेट के साथ मीट करोगे, और उसी दिन उसी टाइम से तुम्हारा जिंदगी का एक नया अध्याय शुरुआत होगा, वो भी लिखा रहता है। और वो भी वी कैन प्रेडिक्ट, पहले से हम लोग बता देते हैं कि इसी साल में इसी महीना में आप किसी का साथ मिलने जा रहे हो, और वही आपका ज़िंदगी का वो व्यक्ति होगा जिसको आप पाने के लिए बहुत दिन तरस तरस से आप वेट कर रहे हो। These conversations ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस कारण के लिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि हर एक इंसिडेंट ना इंटरकनेक्टेड है। मैं दीदी से एक बहुत, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। हाँ, करो। The idea of physical bonding या chemistry between partners जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। होता है, राइट। मेरे खुद के सोशल सर्कल में एक ऐसी मित्र है मेरी who doesn't like her kid anymore, क्योंकि वो उसके हस्बैंड के साथ उनका कोई लगाव नहीं है। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पर families are breaking up because of these mental issues. राइट। Your take on that? इसका पीछे दो रीज़न होता है। जब कंजुगल प्रॉब्लम होता है, हस्बैंड वाइफ की फिजिकली केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता है, उसका पीछे अष्टकूट विचार किया जाता है, तो उसमें नाड़ी दोष आता है। जब किसी का जन्म पत्रिका में नाड़ी दोष होता है, तब फिजिकली जो केमिस्ट्री बनना चाहिए वो नहीं होता है नाड़ी दोष रहने से। और किसी का जन्म पत्रिका में शुक्र नीच राशि में होता है, शुक्र दुर्बल होता है, शुक्र रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि ये जो फिजिकली बॉन्डिंग होता है, फिजिकली केमिस्ट्री होता है, इसका पीछे ओनली एंड ओनली शुक्र का हाथ रहता है। जब किसी का जन्म पत्रिका में शुक्र सही स्थान पर नहीं होता है, वो दुस्थान में अवस्थान करते हैं, वो वक्री होता है, नहीं तो वो 12वां घर में नहीं तो 8वां घर में रहता है, तब फिजिकली जो बॉन्डिंग होना चाहिए, फिजिकली जो केमिस्ट्री होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं पहले बताऊंगी, पहले देख लो तुम्हारा अष्टकूट विचार करके नाड़ी दोष है तो उसको पहले खंडन कराओ, शुक्र है उसको प्रॉपरली बूस्टअप कराओ, धीरे धीरे से रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। ये जो तुमने क्वेश्चंस किया ना, पहले मैंने किया, मेरे पास पहले बहुत सारे ये केस आ चुके हैं और मैंने ही रेमेडी दिया है। आज तो बहुत हैप्पी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और नीचे लिंक पर आपको नंबर्स मिलेंगे जहां पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। दीदी का अपना प्यारा सा खूबसूरत सा वेबसाइट है, कई किताबें हैं दीदी की, बट नथिंग लाइक मीटिंग हर इन पर्सन। जब आप वन ऑन वन उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का आपको एक समाधान ज़रूर मिलेगा। कितना कुछ है कहने के लिए और कितना कुछ है सुनने के लिए। आज मैंने बहुत सीखा और आने वाले कई हफ्तों में दीदी के साथ जो मेरी गुफ्तगू होगी, जो मेरी बातें होंगी, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और ये मैं जानता हूं कि काफी लोग हैं जो शायद फिजिकली यहाँ पर अपॉइंटमेंट ना करके दीदी से नहीं भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप यूएस में हैं, यूके में हैं, दुनिया की किसी भी कोने में हैं। टेक्नोलॉजी ने ये संभव कर दिया है कि आप दीदी से मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल सेट अप एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विथ हर। सारी डिटेल्स नीचे है, प्लीज नोट करें और संपर्क करें। दीदी, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अरविंद, आज तो बहुत ही अच्छा लगा। आज बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम हुआ है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस फील कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ जब ये वीडियो लोग देखेगा तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हुआ है। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी, जब तुम कोई एस्ट्रोलॉजर का पास जाओ, कोई लाइफ कोच का पास जाओ, डरो मत, डरो मत। तुम जाओ, देखो तुमको
क्या मिलने वाला है, लाइफ में क्या होने वाला है, और डेफिनेटली कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो तुमको सही रास्ता दिखाएगा, सही दिशा दिखाएगा। दीदी, हर एपिसोड की एंडिंग ना अब हम कुछ अलग अंदाज में करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हर एपिसोड में एक पॉजिटिव थॉट, बिकॉज आप एक लाइफ कोच भी हो, Right. तो क्या है ना, दुनिया में लोगों के अंदर डर और आतंक बहुत ज़्यादा है। आजकल का तो सबका फेवरेट वर्ड है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, उदास हूँ, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। राइट। तो एक पॉजिटिव टोटका आपकी ओर से। मेरा तरफ से मैं यही कहूँगी, जो लोग बहुत डिप्रेशन में गुजर रहे हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी, मेडिटेशन करो सुबह उठ के। हर दिन हर सुबह उठ के मेडिटेशन करो। मिनिमम जितना ही काम पे बिजी रहो, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के खुद के लिए टाइम दो, खुद के लिए मेडिटेशन करो। रोज़ सुबह उठ के सूर्य प्रणाम करो और विष्णु स्तोत्रम, नहीं तो कोई भगवान विष्णु जी का जो मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र पाठ करके दिन शुरुआत करो, अच्छा होगा ही होगा। खाने में नमक ज़्यादा हो तो खाना गड़बड़ा जाता है, नमक कम हो तो गड़बड़ा जाता है। आज शो के माध्यम से मैंने ये सीखा कि संयम यानी बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है किसी की ज़िंदगी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आधा दिन आप सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, ये तो काम की कन्वर्सेशन है, क्योंकि ये हमारी नहीं आपकी ज़िंदगी बदल रही है। अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, क्योंकि एक दीदी को उसका भाई छोड़ने नहीं वाला है और ऐसे कई सवाल करने हैं। Just as I said, this is not just a show, it's a conversation that makes a difference. सारा दिन आपके हाथों में मोबाइल फोन है और इंटरनेट में यूं गुटर गुटर आप कुछ न कुछ क्लिक करते जा रहे हो। अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करना सीखो। हमारा ये खूबसूरत चैनल आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार कर रहा है।